हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेड प्लजर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया ही होंगे। तो हम जो है आज डिस्कस करने जा रहे हैं सीडीपी के जो है सेक्शन के लिए जो सीटेट के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट के जो है पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। चाहे वो आप पेपर 1 के सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पेपर 2 के लिए सीडीपी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस। ये जो काफी बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनमें से ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इसको मैं दो पार्ट्स में आपके लिए कवर करने जा रहा हूँ। 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट पेडागोजी के क्वेश्चंस आप इसको बोल सकते हैं। बाकी पार्ट 1 है, उसका देखते हैं उन्हीं के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? तो इंटरनली मोटिवेटेड करना है, उसके बेसिस पे आपको भी आंसर करना होगा कि टीचर किसी को इंटरनली मोटिवेटेड करना चाहती है, आंतरिक रूप से प्रेरित करना चाहती है, तो उसके लिए जो है फिर कौन सी ऑप्शन को जो है आप राइट ठहराने वाले हैं उसके लिए। तो ऑप्शन आप देख लेते हैं फिर कौन सी ऑप्शन जो है बिल्कुल एक राइट ऑप्शन के बेसिस पे होगी। फर्स्ट है प्रतियोगात्मक परीक्षा से। ये तो रॉन्ग रहेगा ना, कि ये तो एक एक्सटर्नली मोटिवेटेड करने के बेसिस पे यहाँ पे तो बात हो गई है, तो ये तो फिर रॉन्ग है। सेकंड की अगर मैं बात करूँ, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, बिल्कुल एक ये जो है एक राइट ऑप्शन है। कि अगर हम बात करें, उन्हें जो इंडिविजुअल के जो गोल्स हैं उन्हें निर्धारित करने और उसी में वो निपुणता प्राप्त करें, उसमें जो है अगर टीचर मदद देती है तो वो बिल्कुल बच्चे इंटरनली मोटिवेटेड हो सकते हैं। बाकी तो इसमें थर्ड वाले में इनाम आ गया, इसीलिए ये बाहर ही हो गया। और चिंता और डर तो वैसे भी पैदा करना नहीं है, तो उसके लिए जो स्टूडेंट्स को इंटरनली मोटिवेटेड करना था, आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती थी, तो वो उसके पीछे ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल एक जो है राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। किसी प्रारंभिक कक्षा में आप, अभी बात यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखो ये मैं आपको पहले भी काफी बार बता चुका हूँ, जब भी आप पेडागोजी के क्वेश्चंस करने के लिए एक बैठे, तो ये अपना एक माइंड सेट करके बैठे कि किस क्लास के बच्चों के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे स्पेशली उसने मेंशन कर दिया है कि प्राथमिक कक्षा में, उस बेसिस पे बात कर रहा है। तो प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य है विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो किस बेसिस पे? फर्स्ट अपने पास है रटकर याद करने के लिए, जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। तो नहीं, प्रत्यास्मरण तो मीन्स मेमोराइजेशन, ये तो रॉन्ग हो गया ना। और वैसे भी रट कर करने में तो ये तो गलत है। सेकंड की ओर बढ़ते हैं कि दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके। तो ये भी एक जो है यहाँ पे एक प्रॉब्लम बनेगी, क्योंकि दंडात्मक उपाय ये एक जो है उपयोग करके और जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, तो ये भी गलत रहेगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन की ओर, कि ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके, तो ये भी गलत है। लास्ट बिल्कुल एक राइट है, कि सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने, क्यूरियस बने और सीखने के लिए ही देखना पसंद करें, तो ये एक जो है बिल्कुल एक बेस्ट ऑप्शन। और देखो ये क्वेश्चन सीटेट वालों में पहले भी काफी बार निकाला हुआ है, कि जहाँ पे बच्चों को क्यूरियस बता रखा होगा और वही जो है आपके लिए राइट ऑप्शन होगी। बाकी इनको आप मीन्स इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, जैसा कि इस क्वेश्चन में भी था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली जो है विद्यालय की प्रथा का है? देखो शारीरिक दंड तो हो नहीं सकता, ये तो गलत है। अभी मैं बात करूं व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, ये एक बिल्कुल राइट पॉइंट रहेगा ना, कि आप हर एक बच्चे को आप ध्यान में रखेंगे, उसी के बेसिस पे आप सारी प्लानिंग करेंगे, तो वही तो एक राइट पॉइंट के आधार पे होगा। तो व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, इंडिविजुअल प्लानिंग जहाँ पे आप कर रहे हैं, इंडिविजुअल पे आपका फोकस है, तो वही एक जो है इसके लिए सबसे एक राइट ऑप्शन है। मीन्स नंबर बी एक बिल्कुल जो है कि इसके लिए एक राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अभी है फोर्थ क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे। प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं उनके रिगार्डिंग बात की जा रही है। तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे इस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। फर्स्ट है जहां शिक्षक अधिकारवादी है। ये देखो यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ गई ना, टीचर एक अथॉरिटेरियन के रूप में नहीं हो सकता, कि हाँ टीचर सेंटर्ड ही सब कुछ हो, तो वो गलत है। मीन्स वही स्पष्ट आदेश देता है और क्या किया जाना चाहिए, ये तो गलत हो गया जी। सेकंड की ओर बढ़ते हैं, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और उसी पे बल दिया जाता है, तो ये भी गलत है।
कि आप सिर्फ पढ़ने लिखने और जो मैथमेटिक्स की कुछ कॉग्निटिव स्किल्स हैं सिर्फ उन्हीं पे आप ध्यान केंद्र कर रहे हैं, बाकी पे आपका कोई फोकस नहीं है, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए कि जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है, यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम आ गई ना कि स्टूडेंट आज के टाइम पे तो एक्टिव के बेसिस पे तो जाने जाते हैं, अभी पैसिव वाला तो गलत ही होगा फिर। नेक्स्ट और लास्ट है कि जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है, बिल्कुल यही तो एक जो है इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है एक शिक्षिका अपने कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है, किस बेसिस पे? फर्स्ट है कि वो भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे जो है महत्व देकर, तो ठीक है इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये ऑप्शन राइट हो सकता है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको स्वीकार करे और उन्हें इम्पोर्टेंस भी दे। सेकंड है कि बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में जो है प्रयोग करके, बिल्कुल जो उनका सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड है उसको एक जो है टीचर एक रिसोर्स के रूप में प्रयोग कर सकता है, दूसरे बच्चों को भी उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है, तो वो एक रिसोर्स के रूप में यूज हो सकता है, बिल्कुल ठीक है ये भी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, बिल्कुल ये भी राइट है क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का तो ये भी ध्यान में रख रही है। लास्ट है अगर मैं बात करूं कि मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके, ये एक ऑप्शन गलत है ना। सर्वमान्य मीन्स है कि आप यूनिफॉर्म पैरामीटर्स आप फिक्स कर दे रहे हैं सभी के लिए। देखो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हैं, ऊपर वाले तीनों टॉपिक्स अपने को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पे बात कर रहे हैं, बट यही तो है जो बात नहीं कर रहा, तो मीन्स ये एक लास्ट ऑप्शन गलत थी, तो ए बी और सी ये तीनों ही ऑप्शंस अभी अपने पास इसके लिए जो है बिल्कुल एक राइट ऑप्शन के बेसिस पे होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन की ओर, देखिए और करते हैं इसको कंटिन्यू है। Children have the potential to create knowledge and make meaning. बात की जा रही है कि बच्चों के पास सामर्थ्य है कि वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एंड उनसे जो है अर्थ निकाल सकते हैं। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव द रोल ऑफ टीचर इज दैट ऑफ, तो टीचर का इसमें जो है रोल क्या होना चाहिए? टीचर का रोल होना चाहिए फैसिलिटेटर का, एक सुविधाकार का। हम जानते हैं यही ऑप्शन जो है इसके लिए एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होगी, तो टीचर एक सुविधाकार के रूप में होगा। इसी के साथ हम भी आगे बढ़ने वाले हैं, मीन जब भी बच्चों को सहायता की जरूरत होगी तो टीचर हेल्प प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं करने वाला है। नेक्स्ट है कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की सफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कथन सही है? तो आपको इसके बेसिस पे बताना है कि बच्चों की सफलता के बारे में इनमें से कौन सा एक जो है कथन सही है। फर्स्ट है अपने पास कि विशेष जातीय और समुदायों से संबंधित जो विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती, तो ये गलत है कि उनमें एबिलिटी नहीं होती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो विद्यार्थी जो है विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए प्रॉपर पुरस्कार नहीं दिए जाते, उन्हें प्रॉपर रीइंफोर्स नहीं किया जाता। तो आगे बढ़ते हैं एक बार, ठीक है इसको ठीक रख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उन्हें शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता कि जो उनके लिए सार्थक हो के। लास्ट है कि विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की जो है आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। तो इसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो सीटेट वालों में इसका जो आंसर दिया हुआ था वो नंबर बी और नंबर सी के साथ दिया हुआ था, तो हम भी उसी को जो है हम राइट मानने वाले हैं, वो भी बी और सी को ही राइट मान के चले थे, तो उसके बेसिस पे हम भी उसी के साथ राइट रहने वाले हैं। वैसे हम जानते हैं कि आज की एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल व्यवस्था को बच्चे के अकॉर्डिंग बदल रही है, तो मैं भी उन्होंने भी इसी बेसिस पे जो है फोर्थ नंबर ऑप्शन को रोंग नहीं किया होगा। तो ठीक है फिर हम भी आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू एनकरेज डिसएडवांटेज चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल रेगुलरली? फर्स्ट ऑप्शन है कि नॉट अलाउइंग चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल मे बी
मेड अ लीगली पनिशेबल ऑफेंस, ये तो गलत है ना कि आप उन्हें अलाउ नहीं करेंगे बच्चों को कि स्कूल अटेंड करें, क्योंकि इससे जो है एक लीगली एक पनिशेबल ऑफेंस बन सकता है, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट है चाइल्ड कलेक्टर एम्प्लॉयड बाय स्कूल मस्ट ब्रिंग चिल्ड्रन फ्रॉम होम्स एवरीडे। देखो ये भी आप नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि एक आप बच्चा एक कलेक्टर के रूप में रखेंगे कि जो एम्प्लॉयड किया जाएगा स्कूल की तरफ से, ठीक है, और वो जो बिल्कुल बच्चों को घर से लेके आएगा डेली के लिए, तो ये भी गलत है क्योंकि बच्चा नहीं हो सकता वो कलेक्टर के रूप में, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रखी थी। नेक्स्ट है पेइंग ₹5 पर डे टू अट्रैक्ट चिल्ड्रन, या फिर लास्ट है कि ओपन रेजिडेंशियल स्कूल्स, तो ऑप्शन नंबर डी ही एक जो है बिल्कुल राइट आंसर है कि उनके लिए जो है आप रेजिडेंशियल स्कूल्स खोलेंगे। नेक्स्ट है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बात की जा रही है, बच्चे जानकारी जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, यहाँ पे एक यही प्रॉब्लम है, आप पैसिव लर्नर्स नहीं बोल सकते नहीं, तो ठीक है, वो बच्चे कभी भी निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं होंगे आज के टाइम पे, स्पेशली क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म का जमाना है, तो उसके बेसिस पे ये गलत है फिर, ठीक है, इसको तो आप राइट कर नहीं सकते। तो फिर इसके बेसिस पे जो है आगे कौन सी ऑप्शन जो है राइट होने वाली है, तो वही हम जो है देखते हैं। तो बाकी ऑप्शंस बिल्कुल राइट अपने पास रह रही हैं कि बच्चे समस्या समाधान करते हैं, ठीक है, बच्चे जो है प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, वो वैज्ञानिक शोध करते हैं, ठीक है, ये भी। और अगर हम बात करें कि बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है, वो सक्रिय खोज करता है, एक्सप्लोरर्स है, तो ये तीनों ही ऑप्शंस राइट है, मींस ए ऑप्शन राइट नहीं था, बी सी और डी तीनों ही राइट है। नेक्स्ट, अ टीचर कैन मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग फन फॉर स्टूडेंट्स बाय डूइंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि टीचर एक को छोड़ करके बच्चों के लिए जो है अगर मैं बात करूं तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को एक फन के रूप में जो है बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो है अपने पास फर्स्ट ही एक प्रॉब्लम में है, एक्सपेक्टिंग परफेक्शन, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता स्टूडेंट टीचर जो है टीचर्स स्टूडेंट से परफेक्शन को, क्योंकि प्रॉपर भी पॉइंट देख सकते हैं, expecting perfection from the students while they are trying to do things by themselves, कि जब वो खुद से कार्य कर रहे हैं तब टीचर एक्सपेक्ट करता है उनसे परफेक्शन, तो ये एक फिर एक प्रॉब्लम की बात है, तो यही एक जो है अपने पास एक गलत ऑप्शन होगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो, फर्स्ट ऑप्शन अपने पास क्या दे रखा है कि प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर वो जो है बल देते हैं। सेकंड अपने पास बात कर रखी है कि उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। थर्ड है कि उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। यही तो एक ऑप्शन राइट होगा ना, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वही होते हो सकते हैं जो उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें जो है विविध विचारों में व्यस्त रहने में जो है अवसर देते हैं। देखो हम जानते हैं इनके लिए नॉर्मल से कार्य बोरिंग होते हैं, तो इनके लिए ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, तो प्रभावी अधिगम को बढ़ा कैसे सकती है, अभी इसके बेसिस पे अपने को राइट आंसर करना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। सेकंड है कि अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, देखो प्रतियोगिता यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इसलिए ये सेकंड गलत है। थर्ड है कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, बिल्कुल राइट है कि जो अगर मैं बात करूं कंटेंट मैटर को आप बच्चों के डेली लाइफ के साथ संबोधित करेंगे तो वो बच्चों के लिए प्रभावी अधिगम बन जाएगा। देखो लास्ट वाले में क्या प्रॉब्लम है कि आप हर एक छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देंगे, यही एक जो है यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज शुड अ प्राइमरी टीचर अडॉप्ट टू मोटिवेट हर स्टूडेंट्स, ओके, तो इसके बेसिस पे आपको आंसर करना है कि इनमें से जो है कौन सी स्ट्रेटजी को एक प्राइमरी टीचर अडॉप्ट कर सकता है अपने बच्चों को जो है मोटिवेट करने के लिए। तो इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यूज इंसेंटिव्स, rewards and punishments as motivating factors for each activity। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि वो हर एक एक्टिविटी के लिए इंसेंटिव्स का, रिवॉर्ड्स का या पनिशमेंट का करता है यूज, तो ये गलत है। सेकंड है हेल्प चिल्ड्रन सेट गोल्स as per their interest and support them in working towards the same, बिल्कुल राइट है ना ये सेकंड ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, नहीं,
ये तो फिर टीचर के बेसिस पे हो गया ना। जब विद्यार्थी फुर्सत में हो कि जब बच्चों के टाइम में गलत है जी ये भी। नेक्स्ट है कुछ समय के पश्चात, नो। लास्ट बिल्कुल एक राइट है, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा प्रकट की गई है तभी के तभी वो दूर की जानी चाहिए। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। फर्स्ट है बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता देना, तो यही तो एक बात बिल्कुल राइट होगी इसमें कि आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बेसिस पे बात करेंगे, आप उनको भी इम्पोर्टेंस देंगे। नेक्स्ट है एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है तो उचित रूप में इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ यह है कि वह अधिक जिज्ञासु है, वह अधिक क्यूरियस है। असामान्य तो गलत होगा, प्रतिभाशाली भी आप श्योरिटी के बेसिस पे थोड़ी कह सकते हैं। वो शरारती भी हो ये कुछ नहीं है, बट वो जिज्ञासु क्यूरियस जरूर से होगा। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राइट है। जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं उसके बेसिस पे अपने पास कौन सी एक स्टेटमेंट राइट है। फर्स्ट है एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा, ये गलत ऑप्शन है। सेकंड है कि प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। लास्ट है कि यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियां को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था के लिए असफल है। बिल्कुल ये राइट पॉइंट है। अगर टीचर बच्चों की प्रॉब्लम्स को दूर करने योग्य नहीं है तो इसका अर्थ यही है कि वो शिक्षक जो है, वो जो टीचर है, वो शिक्षा की व्यवस्था के लिए असफल है, वो योग्य ही नहीं है। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन कि जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से डाइवर्स बैकग्राउंड से विद्यार्थी आते हैं वहां एक प्रभावी शिक्षक क्या कर सकता है। फर्स्ट है समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। बिल्कुल एक राइट ऑप्शन है ना ये भी कि उनकी जो, अगर हम बात करें व्यक्तिगत विभिन्नता को बताने के लिए उनकी जो सांस्कृतिक जानकारी है उस पर ध्यान दे सकता है, एक रिसोर्स के रूप में यूज कर सकता है बच्चों के लिए। देखो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, ये क्वेश्चन आपको कभी भी गलत करके नहीं आना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा, नहीं गलत है, ताकि वो अपने साथियों के बराबर पहुंच सके, गलत है जी ये। उनके लिए हार्ड वर्क क्यों है। लास्ट थर्ड है सांस्कृतिक जानकारी को अनदेखा, नहीं अनदेखा तो कर ही नहीं सकता, कल्चरल नॉलेज को एक रिसोर्स के रूप में यूज करे, बट अनदेखा काहे को करेगा वो। लास्ट है कि समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा, गलत है कि सेम टाइप की जो है एक फाइनेंशियल पृष्ठभूमि से जो है बिलोंग करते हैं उनका एक ग्रुप बनाएगा और फिर उन्हें एक समूह बनाएगा, मीन्स इकट्ठे रखेगा और एक एक साथ रखेगा, फिर उससे पहले समूह बनाएगा, गलत था जी वो भी। नेक्स्ट विविध शिक्षार्थियों वाली डाइवर्स लर्नर्स वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना, मीन सेम एज के बच्चों से सीखना, पीयर से सीखना, तो वो क्या उसके बेसिस पे आप आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट है सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए, नहीं जी डिस्करेज तो आप नहीं कर सकते, और प्रतियोगिता को बढ़ावा तो आप वैसे भी नहीं देंगे, गलत है वो तो। सेकंड है कि केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है, गलत जी, कभी कभी प्रयोग करना गलत है ये भी। नेक्स्ट है सक्रिय रूप से आप इसको प्रोत्साहित करेंगे, बिल्कुल आप मोटिवेट करेंगे जिससे समवयस्कों की सविक्रियता बढ़े, वो पीयर्स भी जो है उस उनके साथ भी जो है सविक्रियता बढ़े, बिल्कुल एक राइट पॉइंट था वो भी। लास्ट अपने पास राइट नहीं होगा बढ़ चलते क्योंकि उन्हें क्षमताओं के आधार पे आप अलग अलग कर रहे हैं, एबिलिटीज के आधार पे अलग अलग कर रहे हैं, तो गलत था वो भी। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है, एक्चुअली में यहाँ पे एक आना चाहिए और डैश की ओर संकेत करती है। तो देखते हैं अपने पास कौन सी एक ऑप्शन राइट होने वाली है। फर्स्ट है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, बिल्कुल राइट है जी। और वैसे भी करिकुलम शब्द कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, तो उसका आंसर भी आप जान सकते हैं, लैटिन लैंग्वेज। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है, तो कौन सी ऑप्शन जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी।
फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास यहीं पे जो अपने को बताई जा रही है कि विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। ठीक है ना, वो किस प्रकार से जो है उसका अनुवीक्षण करें, एक बिल्कुल उसको इवेल्युएट करें। तो ये बिल्कुल एक जो है राइट पॉइंट है, आप बच्चों को सिखाएं और अपने अधिगम का जो है वो खुद से अनुवीक्षण कर पाए। तो यही ऑप्शन जो है बिल्कुल एक राइट है, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से चिंतन करने या प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम इसी के बेसिस पे हो पाएंगे। तो ये टीचर के लिए इम्पोर्टेंट है। और बाकी भी आप देख सकते हैं कि उनके द्वारा प्राप्त की गई जो है प्रत्येक सफलता के लिए आप पुरस्कार देंगे। देखो यही एक प्रॉब्लम आती है, पेडागोजी के क्वेश्चन में ये जरूर से दे रखी होगी जिसने ये पॉइंट को पकड़ लिया, ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। आप प्रत्येक सफलता के लिए रिवॉर्ड नहीं दे सकते। नेक्स्ट है छोटी छोटी इकाइयों और खंडों में जानकारी प्राप्त करना नहीं। लास्ट था एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि वे पुनः स्मरण करने में आसानी हो। नहीं जी, गलत है वो भी। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। तो इसके बेसिस पे आंसर करना है। तो देखो फर्स्ट है कि बच्चों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं। बिल्कुल राइट है ना, आप उन धारणाओं को जानने की कोशिश कीजिए, उनकी कंसेप्शंस को, उनके कंसेप्ट को जानने की कोशिश कीजिए जिन्हें वो लेकर क्लासरूम में भी आए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन, कक्षा कक्ष तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली भाली अवधारणाएं और कुछ जो उनकी नाइव कंसेप्शंस हैं उनको जानना, तो आप उसकी वो आपके लिए क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती हैं आपको और बच्चों को। फर्स्ट है कि शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। नेक्स्ट है शिक्षक के हौसलों को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ जाता है। नहीं, ये दोनों ही गलत है। थर्ड है कि शिक्षक के लिए अपनी शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना में सहायता करता है। बिल्कुल राइट है कि उन्हें जो है और एक मीनिंगफुल बना सके, उस टाइप की योजना बनाने में उनके लिए जो है सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 24th क्वेश्चन, आंकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति जो है सचेत होना चाहिए आपको। तो देखते हैं किसके प्रति आपको जो है सही सुचेत होना चाहिए जब आप आंकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाना चाहते हैं। फर्स्ट है कि विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। देखो ये पॉइंट आप समझ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और इसका बार के सीटेट में भी जरूर से आएगा। आप बच्चों को कभी भी लेबल नहीं करने वाले, जैसा कि इसमें दिया गया कि आप विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि दे देंगे। गलत है जी, आपने लेबल नहीं करना कभी भी। नेक्स्ट है कि शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करेंगे। और या फिर थर्ड ऑप्शन दी रखी है कि प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ पे तकनीकी भाषा का प्रयोग करना कोई जरूरी थोड़ी ना है। नेक्स्ट है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। ये भी गलत है क्योंकि आपने कंपैरिजन भी नहीं करना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एक राइट ऑप्शन अपने पास यहाँ पे कि शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों में सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप विभिन्न तरीकों का प्रयोग करेंगे। अभी इसका जो है लास्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं, आंकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, उसके बेसिस पे अपने को आंसर करना है। फर्स्ट है आंकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को जो भी उनके गैप्स हैं उनको देख सकें और शिक्षक तदनुसार उस उनके उन्हें जो है ठीक भी कर सके। तो गलत कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कि आंकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। गलत है जी, तुलना आपने करनी नहीं है। फर्स्ट अभी तक राइट, सेकंड रॉन्ग। थर्ड है कि आंकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं है कि जो बच्चे ने मेमोराइज कर लिया सिर्फ उसी का आप आंकलन कर रहे हैं, बल्कि बोधन का और अनुप्रयोग का, मीन्स वो बच्चे उसको सीखने के बाद अप्लाई कितना कर पाते हैं, तो उसका भी आंकलन होना चाहिए। बिल्कुल राइट है ये भी। लास्ट है कि आंकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता का संचार ना हो। नहीं जी, रोंग है जब आप बच्चों में फियर प्रोड्यूस करने के लिए जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ
बिल्कुल एक राइट आंसर के तौर पर जो अपने को जो है मिल चुका है, मींस ए और सी बिल्कुल राइट आंसर। ये पेडागोजी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, ये इसका पार्ट 1 था। पार्ट 2 मैं आपके लिए जल्दी जो है उपलब्ध करवाऊंगा। और बाकी जो भी इसमें आपको डाउट है जरूर से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक करके जाइएगा, और कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल जो भी आपके डाउट्स हैं पूछ सकते हैं। और बाकी मैक्सिमम फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए जो भी सीटेट देने जा रहे हैं, मैक्सिमम बेनिफिट इसका जो है ले पाए। और बाकी टेट बजर का जो है यूट्यूब चैनल के लिए, इसकी अपडेट्स के लिए आपने जो है इसको सब्सक्राइब करके तो रखना ही रखना है, और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना ही रखना है। बाकी हम सीटेट के बाकी के भी जो पेंडिंग पेपर्स है वो भी जल्द से डिस्कस करेंगे। और जो हमने डिस्कस कर लिए हैं वो सारे के सारे मैं उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। ओके जी, बाय बाय, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।